मज़ेदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया, खुसूसी तौर पर जो दानिश ने बैटिंग की है। और क्या कहेंगे, इरफान ज़हीर ने भी हमें अभी ज्वाइन कर लिया है। और इरफान साहब, वेलकम टू द शो। कैसा लगा कल का मैच आपको कराची किंग्स का? बस मरते मरते बची है। देखिए, कराची किंग्स की इस दफ़ा जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी डिक्लाइन की तरफ गई। पहला जो ऐसे लग नहीं रहा था दिफाई चैंपियन है। हाँ बिल्कुल नहीं, पहला हाफ उन्होंने जो कराची के अंदर मैचेस खेले गए पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे थे, बट जैसे यूएई के अंदर आए तो उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे जाना शुरू हो गई। इसमें ओबियसली टीम कम्बिनेशन भी डिस्टर्ब लगा। इमाद की कैप्टनसी में भी हमें वो क्रिश्मा नज़र नहीं आया जो उनके साथ एसोसिएट किया जाता है। खुद भी वो थोड़े कंफ्यूज नज़र आए। जिस तरह पहले वो अटैक करते हैं खुद बॉलिंग के अंदर, वो कभी 10वें ओवर के बाद आ रहे हैं, कभी वो जल्दी आ रहे थे, तो वो खुद भी थोड़ा सा अप्रोच वाइज नज़र आ रहा था। वसीम अकरम भी थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहे थे। इरफान, एक ओवर की कीमत तुम क्या जानो इरफान बाबू, क्योंकि एक मैच हरवा देती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो तवक्कुआत थी, वो कह रहे थे हम जीत रहे हैं, वो एक ओवर। मेरा ख्याल है इस मैच के अंदर देखा जाए तो डिफरेंस ये ओवर ही था, और पीएसएल हिस्ट्री का सबसे महंगा ओवर भी साबित हुआ। पॉइंट ये इसमें है कि आपने 2 साल में कई लड़के ट्राई किए। दानिश की हम बात करें, आसिफ अली है, इफ्तिखार है, खुशदिल शाह है, कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। जैसे ही वो डोमेस्टिक सर्किट में आते हैं परफॉर्म करते हैं, तो इधर प्रॉब्लम आता है कि आपको थिंक टैंक जो आपकी टीम के साथ है, नेशनल टीम के साथ जो आपके कोचेस हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ा उधर है कि आपके जो लड़के इधर परफॉर्म करके दोबारा टीम में जा रहे हैं, तो उनको तो उधर प्रिपेयर होना चाहिए और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि किसी लड़के को नहीं तैयार किया। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास हैदर अली की भी है कि हैदर अली नीचे सर्किट से उठा, इंटरनेशनल सर्किट में आया, उसकी परफॉर्मेंस और इन्हेंस होनी चाहिए थी, अच्छी होनी चाहिए थी। पर आप इतने हार्श डिसीजन तो नहीं ले सकते कि आपकी जो नेशनल टीम है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठे, क्योंकि अगर आपके प्लेयर्स नहीं परफॉर्म करे तो इंटरनेशनली भी तो आपकी क्रिकेट इफेक्ट हो रही है। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहले हम पीएसएल की जैसे बात कर रहे थे, तो आपका ये बड़ा ब्लंडर था पीसीबी की कि आपने लड़कों की पीएसएल की परफॉर्मेंस को पहले देखे बगैर आपने टीम को अनाउंस कर दिया। अब आपने देखे 20-21 लड़के अनाउंस किए थे, आपको कम से कम 5-6 लड़कों के वीज़ा लगवाने थे, जिसमें आपके नाम मैं ले देता हूँ। वहाब रियाज था, आमिर थे, शुएब मलिक था, शुएब मकसूद था, जिसको निगलेक्ट किया गया परफॉर्मेंस के बाद, या 2-3 आप और डाल सकते थे। आप जब वीज़ा लगवाते हो तो आप किसी भी कंट्री के लिए तो आप 6-7 के वैसे भी लगवा लेते हो कि अगर खुदा न खास्ता किसी को इंजरी होती है तो इस लड़के को बैकअप पे हम ट्रैवल करवा देंगे। चार्टर्ड प्लेन से जाना था। आज के दिन टीम का अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। इसका मकसद ये था कि पीसीबी ने प्लान कर लिया था कि इन लोगों को हमने नहीं लेके जाना, कहीं ये अच्छा परफॉर्म ना कर दे, तो हमारे जिन लड़कों को हमने लेके जाना, जैसे हम आजम की बात कर रहे हैं, तो उनको लेके जाने के लिए थे, उनको पहले ही शेल्टर दिया पीसीबी ने कि टीम को अनाउंस कर दिया। अब आमिर ने जैसे ओवर किए तो आमिर की परफॉर्मेंस किधर गई, इसी तरह वहाब की परफॉर्मेंस किधर गई, इसी तरह 2-3 और प्लेयर है। इसी तरह आरिश बहुत अच्छा खेले हैं। आरिश अली ने बिल्कुल बहुत कमाल की बॉलिंग की है। और आप देखिए, यानी कि 2 बड़े नाम सामने आए हैं एक मैच के अंदर, आरिश और दानिश और इमरान खान। देखें, आप वसीम जूनियर को देखिए, कितनी अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। इमरान खान के साथ ज्यादती है लिटरली, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं। शाहनवाज धानी तो चले स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जिस तरह इन्होंने कहा ना कि आपने जल्दी कर ली टीम अनाउंस करने में, ये बिल्कुल फेयर एनालिसिस है इनका कि आपको क्या जल्दी पड़ी थी, आपको और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वीजास के लिए कहां से प्रॉब्लम हुई है? कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं इक्का दुक्का कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, या जिस तरह भी अबू धाबी में कोविड की वजह से। और इंग्लैंड के साथ तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वसीम खान साहब, उनका ताल्लुक भी वो ब्रिटिश नेशनल है। सो आपको तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते थे। सो आपने सिर्फ वो पंजाबी के अंदर ना किस के गाय को जो है ना, पूरी गाय आपने ज़िबा कर दी अपने एक पाव गोश्त के लिए। आपको सिर्फ 1-2 प्लेयर्स थे जिनका नाम आपने लाजमी डालना था, उसकी वजह से आपने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पीएसएल की परफॉर्मेंस को, लड़कों की जो वहां पर यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, जिनका फ्यूचर था, उनको आपने पीछे निकाल। लेकिन इस सब के बाद मुझे लगता है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो रिलैक्स भी हो चुके हैं इस नॉमिनेशन के बाद, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि जाहिर है कि अगर एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आगे किसी भी सीरीज के लिए, किसी भी टूर्नामेंट के लिए उसका नाम जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूंगा तो आगे जा पाऊंगा। मुझे लगता है कि क्योंकि ये सिलेक्शन पहले हो गई है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ खिलाड़ी बहुत रिलैक्स हो गए कि यार हमारी नॉमिनेशन तो हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सारे प्रोफेशनल हैं और इनको एक मार्क छोड़ना पड़ता है कि अपने आप को जस्टिफाई दिखाने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। जैसे क्या सबने पहले बात कर रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली काज़िम ट्रॉफी आपका होना चाहिए सिस्टम, हायरार्की आपकी ये होनी चाहिए, जो उधर परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। अब क्योंकि टेलीकास्ट पूरी दुनिया में पीएसएल हो रहा है, और हमने अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल से क्या किया कि जिसने T20 कप के अंदर अच्छा परफॉर्म किया या इसके अंदर परफॉर्म कर दिया, पीएसएल के अंदर हम टीम में लेके आते हैं। आपका एक टैलेंट हंट के तौर पे यूज़ होना चाहिए पीएसएल,
कि आपने इधर से एक अच्छा लड़का देखा और मकसद भी यही था, मकसद यही था, आप उसको हंट करके फिर ग्रिल्ड करें। ग्रिल्ड किधर करें? कादम ट्रॉफी में उसको चेक करें। आप क्या कहेंगे इरफान भाई? का धोखा कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, इनसे एग्री करता हूँ। ये अनफॉर्चुनेटली सिस्टम आपका क्राइटेरिया होता है, हायरार्की जैसे मैं बात कर रहा था होनी चाहिए। आपका T20 कप हो गया, PSL हो गया, ये सिर्फ टैलेंट हैंड के तौर पे यूज़ होने चाहिए। उसमें से जो परफॉर्म करे उसको काजन ट्रॉफी में लाके ग्रिल्ड करना चाहिए, या एटलीस्ट उसमें से भी पॉलिश करके आप ए टीम के साथ उसको साल 2 साल रखे। माइकल हसी की मैं बात कर रहा था, 13,000 रन उसने बना के डोमेस्टिक के अंदर फिर वो टीम में आया। अब्दुल्ला शफीक है, जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल फवाद आलम की दी। दूसरी तरफ आपने T20 के अंदर या नेशनल कप के अंदर एक मैच खेला अब्दुल्ला शफीक ने, आप टीम के अंदर लेके आए, दोनों मैच में 0 पे आउट हुआ। हम उसके टैलेंट पे डाउट नहीं करते, टैलेंट अच्छा होगा, लेकिन आप उसको खुदारा पहले एक दफा तैयार तो कर लो। लेकिन इन सब बातों के बाद ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स का कसूर है, या फिर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल चीजें हैं जिसकी वजह से ये सारी गलतियां होती हैं? बिल्कुल, अब ठीक कह रहे हैं। ये पूरा जो सिस्टम है, हेल्म ऑफ अफेयर के जितने लोग हैं टॉप पे, ये सारे स्टेक होल्डर इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी एक दूसरे पे नहीं डाल सकते आप। इसमें चेयरमैन भी आते हैं, CEO भी आते हैं, आपका चीफ सेलेक्टर भी आते हैं, फिर आपके कोच भी आते हैं कि आप किस तरह किसी को एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज कर देंगे, डिफाइन कर देंगे कि ये क्राइटेरिया है, वन हैज टू मीट दैट क्राइटेरिया, तो जब वो उसको उसमें से गो थ्रू होगा तो मेरा ख्याल है कि ऑटोमेटिकली तमाम ये जो लूप होल्स हैं ये आपके एड्रेस हो जाएंगे। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर लूँ इरफान की बात में, कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो एक क्राइटेरिया रखा गया है, वो रखा गया है लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट को, जो उसमें परफॉर्म करेगा वही नेशनल साइड में आएगा। क्या कहेंगे वसीम की बॉलिंग के ऊपर और धानी की बॉलिंग के ऊपर, किस तरह से आप टैलेंट देखते हैं, इमर्जिंग टैलेंट के परफॉर्म करें? क्योंकि कुछ मैचेस में अगर आप देखें उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। देखिए, उसने जिस तरह पहले आते साथ ही उसने अपना मार्क छोड़ा, खास तौर पे जब से यूई के अंदर आए, तो ये दोनों बॉलर्स मेरा ख्याल है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान नजर आ रहे हैं। अब ये देखें, इनकी मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ कि इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये टैलेंट आपके पास 2 बॉलर्स आपको लगे इस PSL की कमोडिटी बन के आगे। अब आपने इनको पॉलिश करना है, और इन्होंने खतरे की घंटी बजाई नेक्स्ट 2 बॉलर्स के लिए। वो एक हसनैन है, दूसरा हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ को देखा कि सोहेल तनवीर ने 24 रन मार दिए, तो ये आपको देखना पड़ेगा इन बॉलर के साथ कि आप 2-2 2.5 साल खेलने के बाद भी अगर आपकी पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर आके अपने जो टूर्नामेंट है उसके अंदर आप इतना स्कोर खा रहे हो, तो इट्स मीन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मेरा ख्याल है ये पीछे इस तरह का टैलेंट जब आपके साथ जुड़ेगा नेशनल साइड के साथ, तो बड़ा इफेक्टिव। और मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहा है कि शायद ये वर्ल्ड कप के लिए दोनों में से या वसीम या धानी कोई वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अच्छा इरफान, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैच खेलने से पहले। आप डिसाइड करते हैं कि बैट्समैन या आपके बॉलर्स, या फिर मैदान में उतरने के बाद भी आप सिचुएशन देख के डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल टीमें, जैसे कि अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देखें, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच में आने से पहले इस कदर स्ट्रांग होती है कि ऐसा लगता है कि दे ऑलरेडी वन द मैच। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमने कल्चर देखा पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ, वो एग्रेसिव होते हैं, काफी एग्रेसिव होते हैं। और मुझे इसकी एग्जांपल याद आती है रिकी पॉन्टिंग की। जब रिकी पॉन्टिंग आता था टॉस के टाइम, तो दूसरे कैप्टन पे वो लाफ्टर दे रहा होता था, इस तरह के उसकी बॉडी लैंग्वेज होती थी। फिर मैं एक टेस्ट मैच की याद मुझे पड़ता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज थी, तो टेस्ट मैच की पहली बॉल पे जस्टिन लैंगन ने मोहम्मद शमी को 6 मारा, तो सारे कमेंटेटर शॉक हो गए कि पहली बॉल पे टेस्ट मैच पे कौन 6 हिट करता है। उसका हिट का मकसद ये था कि ही वाज गिविंग द मैसेज कि हम अग्रेसिव है, तुम हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। So welcome back, Nazrin. You are watching PSL Cricket Fever powered by Omar. We are discussing about the last night match और जो कि हुआ था मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और बहुत अच्छा मैच हमें देखने को मिला। तगड़ी टीमें खेल रही थी। शान मसूद के बारे में क्या कहेंगे? एक कंटिन्यूटी नजर आ रही है, कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, शान मसूद की जब बात, लेकिन चांसेस अभी भी मध्यम है आखिर स्क्वाड में हिस्सा बनने के लिए। शान मसूद की जब कैप्टनसी रिजवान को ट्रांसफर की गई, तो कहा जा रहा था कि इनकी टीम में जगह नहीं बनती। और ये अभी जब कोविड आया, तो इन्होंने, मुझे पता चला कि इन्होंने 2 मंथ काम किया गैरी क्रिस्टन अकेडमी में जाके। ये प्लेयर्स के अंदर माना जाता है, तमाम प्लेयर्स का मानना ये है कि शायद टैलेंट वाइज ये सबसे नीचे हैं, लेकिन हार्डवर्क के लिहाज से ये सबसे हार्ड वर्कर प्लेयर हैं। जी, मैं वो बात कर रहा शान मसूद की। तो टीम में बोला जा रहा था टेस्ट से ड्रॉप हो जाए, T20 में तो कोई नाम ही नहीं ले रहा था, तो उन्होंने इतना हार्डवर्क किया कि पावर हिटिंग डेवलप की। यही बात हम शायद लास्ट शो में बात कर रहे थे कि बाबर आजम ने ना इम्प्रोवाइजेशन ऐड की, ना पावर हिटिंग ऐड की। शान मसूद भी इसी तरह की टाइप के प्लेयर थे, प्योरली खेलते ही वो टेस्ट मैच है। आप देखें कि उन्होंने पावर हिटिंग भी डेवलप की और उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन भी दी, तो बड़ा चेंज आया। तो ये बाबर को अगर पाकिस्तानी टीम के साथ एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर खेलना है, तो ये बहुत मैंडेटरी। इसकी मैं लास्ट एग्जांपल ऐड करना चाहूँगा।
आपको याद होगा लेट 90s के अंदर या अर्ली 20s के अंदर 3 बड़े नाम थे, लारा, तेंदुलकर और इंजमाम। कभी भी तेंदुलकर को बड़ा प्लेयर के तौर पे नहीं माना गया, सिर्फ इस वजह से, स्टैट्स की वजह से तो माना जाता है कि सबसे ज्यादा उन्होंने सेंचुरीज की, बट कभी उन्होंने अच्छे मैच finisher नहीं जिताए, नहीं, अच्छे finisher नहीं। फिनिशर नहीं थे, टीम को मैच नहीं जितवाते थे। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बाबर भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। हमारी स्टेटमेंट मेरी शायद हाश लगेगी सबको, लेकिन हमारा नंबर 1 प्लेयर है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। जब आप 80 रन कर रहे हो, 84 कर रहे हो, 55 कर रहे हो, आपका स्ट्राइक 100-110 का है, आपकी टीम मैच हार रही है, तो आप कहीं भी नहीं जाएंगे। तो ये आपके रिजवान को देखना पड़ेगा, बाबर को, इनको तो सर